Hello guys, this is Dr. Vinita Arora, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। और आज हम आपके सामने नए फॉर्मेट में आए हैं और ये नए फॉर्मेट में क्यों, इसकी खुशी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। टुडे वी हैव completed 50 सब्सक्राइबर ऑफ आवर चैनल। यस, डॉक्टर विनीता अरोड़ा चैनल यूट्यूब चैनल के 50 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। इसी खुशी के साथ हम आपके सामने लेकर आए हैं हमारे वीडियोस बिल्कुल नए तरीके में, नए फॉर्मेट के साथ। और साथ ही एक और चेंजेस मैंने अपने पीपीटी या वीडियो में किया है, वो ये है कि कई स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैडम हिंदी में हमें नोट्स प्रोवाइड करवाइए। तो यहाँ पर मैंने अब अपनी पीपीटीज को एक नए रूप में लेकर आई हूँ। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी मिलेगा। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इस तरह के पीपीटीज या नोट से। और साथ ही वीडियो का नया फॉर्मेट आप स्वरूप देख ही रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्रों का निर्गमन। देखिए, इससे पहले हम अपने पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं कि ऋण पत्र क्या होते हैं और ऋण पत्रों के निर्गमन के संबंध में, यानी उनके इशू के संबंध में क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। तो 3 तरह की कंडीशन की मैंने आपको पहले बात की हुई है। सबसे पहले यदि डिबेंचर्स को इशू करना है तो बिल्कुल शेयर की तरह कैश के कंसिडरेशन के रूप में, यानी हम कैश के बदले में हम डिबेंचर्स को इशू करें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डिबेंचर सिंपल एक डॉक्यूमेंट है जिसके अगेंस्ट में डिबेंचर होल्डर कंपनी को कुछ अमाउंट देता है और ये अमाउंट कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग या अदर पर्पस यूज में ले सकती है। लेकिन ये जो अमाउंट डिबेंचर होल्डर कंपनी को देता है, ये सिंपली एक लोन के रूप में होता है, जिसके बदले में डिबेंचर होल्डर को एक सर्टेन परसेंटेज से इंटरेस्ट भी दिया जाता है। तो यहाँ पर डिबेंचर्स को बिल्कुल शेयर जिस तरह से इशू किए जाते हैं उसी तरह से डिबेंचर्स को इशू किया जाता है। दूसरी कंडीशन होती है जहाँ हम डिबेंचर्स को कंसिडरेशन अदर देन कैश पर बात करें, यानी हम डिबेंचर होल्डर कैश नहीं देकर कंपनी को किसी फर्नीचर या संपत्ति के रूप में किसी तरह का कोई फिक्स एसेट ट्रांसफर करता है और उसके बदले में कंपनी उसे डिबेंचर्स इशू कर देती है। तो ये इशू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश हो सकता है। मेरे इन वीडियोस को देखने के लिए मेरे पिछले पोस्ट किए हुए वीडियोस को देखें ताकि इन पिछले टॉपिक्स को आसानी से समझा जा सके। नाउ आज हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स थर्ड फॉर्म की, जो कि है इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, यानी समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में यदि डिबेंचर्स को इशू किया जाता है तो क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, किस तरह से उसका काउंटिंग ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। दिस इज विनीता अरोड़ा इन फ्रंट ऑफ यू गाइज एंड नाउ समपार्श्विक प्रतिभूति क्या होती है, सबसे पहले इसी की बात करते हैं। कोलेटरल सिक्योरिटी, देखिए जनरली जब भी हम किसी बैंक से लोन लेने को जाते हैं तो बैंक सबसे पहले हमें कोई सिक्योरिटी मांगता है। किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट में बैंक हमें लोन प्रोवाइड करवाता है। सेम कंडीशन फॉर द कंपनी, यदि कंपनी को बैंक से लोन लेना है तो ऑफ कोर्स बैंक उसे किसी न किसी सिक्योरिटी की बात जरूर करेगा। लेकिन जब किसी सिक्योरिटी के रूप में बैंक अपने ही डिबेंचर्स को बैंक को सिक्योरिटी के रूप में रखने को दे देती है तो इस तरह के डिबेंचर्स समपार्श्विक प्रतिभूति या कोलेटरल सिक्योरिटी कहलाते हैं। देखिए, जब कोई कंपनी बैंक से ऋण प्राप्त करती है तो वह प्रतिभूति के रूप में कोई संपत्ति गिरवी रख सकती है या कोई पर्सनल गारंटी भी दे सकती है या अपने ही ऋण पत्रों को सिक्योरिटी के रूप में रख सकती है। ऐसे ही ऋण पत्र जिनको जमानत के रूप में रखा गया है, इसे ही समपार्श्विक प्रतिभूति कहा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कोलेटरल सिक्योरिटी किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में यदि डिबेंचर्स को रखा गया है तो ऐसे डिबेंचर्स के साथ क्या क्या कंडीशंस एप्लीकेबल होती है। सबसे पहली बात, यदि समझौते के अनुसार यदि कंपनी समय पर ऋण या ब्याज या दोनों का भुगतान करने में असमर्थ होती है, इनकैपेबल होती है,
तो बैंक ऐसे डिबेंचर्स को मार्केट में इशू करके अपना जो भी लोन है, अपना जो भी पैसा है, अमाउंट है, उसे रिकवर कर सकता है। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। जनरली सिक्योरिटी की कंडीशन भी यही होती है, बैंक सिक्योरिटी भी इसीलिए रखवाता है ताकि यदि लोन लेने वाला अपना लोन का भुगतान नहीं कर पाता है तो ऐसी कंडीशन में बैंक उस सिक्योरिटी को, उस संपत्ति को मार्केट में बेचकर अपने मूल्य का भुगतान कर लेती है, अपने ऋण का भुगतान प्राप्त कर लेती है। नाउ सेकंड कंडीशन, कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में यदि डिबेंचर्स को रखा गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, यदि कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर्स को रखा गया है तो इस पर कंपनी द्वारा किसी तरह का कोई इंटरेस्ट बैंक को नहीं दिया जाएगा। इन जनरल स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि यदि डिबेंचर्स को इशू किया गया है कंसिडरेशन फॉर द कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश, दोनों ही स्वरूप में कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को एक सर्टेन परसेंटेज से इंटरेस्ट जरूर देगी। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है। ये मेथड आगे दोनों मेथड से इसी तरह से डिफरेंट है कि यहाँ पर कंपनी डिबेंचर्स पर कोई इंटरेस्ट बैंक को नहीं प्रोवाइड करवाएगा। तो ये दो कंडीशंस के साथ कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर्स को रखा जा सकता है। अब देखते हैं कि यदि समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में डिबेंचर्स को रखा गया है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो तरीके हैं हमारे, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। तो ये फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड क्या कहता है, इनकी बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड को यदि एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊं, एक कंक्लूडेड वे में आपको बताऊं, तो ये कहूंगी कि फर्स्ट मेथड ये कहता है कि यदि डिबेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखा गया है तो उसके संबंध में कोई जनरल प्रविष्टि करने की जरूरत नहीं है, यानी नो एंट्री का कंसेप्ट इस फर्स्ट मेथड के साथ जुड़ा हुआ है। इस विधि में कंपनी द्वारा केवल बैंक या अन्य संस्था से लिए गए ऋण की प्रविष्टि की जाती है, यानी कंपनी जो लोन बैंक से ले रही है उस बैंक लोन की एंट्री ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेगी। और एज यू नो, यदि बैंक लोन लिया जाता है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, क्योंकि कैश हमारे पास आता है बैंक में, तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट कर देते हैं और एक लाइबिलिटी हमारी जनरेट होती है, और इस लाइबिलिटी जनरेट होने पर हम बैंक लोन को क्रेडिट कर देते हैं। तो सिंपल, यदि हम इस ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं तो इसमें बैंक से जो लोन लिया गया है उसकी एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, लेकिन जो समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में ऋण पत्र रखे गए हैं उन ऋण पत्रों के गैर चालू दायित्व के शीर्षक में ऋण के साथ कोष्टक में लिख दिया जाएगा। यानी जो बैंक लोन हमने लिया है, इस बैंक लोन को हम लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में बताएंगे। इस बैलेंस शीट में बैंक लोन के आगे केवल ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा इशू ऑफ 9% डिबेंचर ऑफ 6 लाख रुपीज इन अगेंस्ट ऑफ द 5 लाख रुपीज लोन। यानी हम ब्रैकेट में एक सिंपल डिस्क्लोजर दे रहे हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर्स इशू किए गए हैं। अदरवाइज यदि कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में इशू किए गए डिबेंचर्स पर इस मेथड में किसी तरह की कोई एंट्री नहीं की जाती है। अगली मेथड की बात करते हैं। ये मेथड बात करता है कि इस संबंध में कोई प्रविष्टि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की जानी चाहिए। देखिए, जब आप इस मेथड को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में यही आएगा कि हम फर्स्ट मेथड को ही ऑप्ट करें। ऑफ कोर्स यू कैन ऑप्ट द फर्स्ट मेथड, लेकिन यदि एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि सेकंड मेथड से काम करना है, यानी आपको कोई जनरल प्रविष्टि देनी है, किसी तरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देना है, तो इस मेथड को समझना आपके लिए जरूरी हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सेकंड मेथड ये कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री की जानी चाहिए, और कौन सी एंट्री की जानी चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। जो जनरल एंट्री हमारी होगी वो कुछ इस तरह से, जैसे ही बैंक से लोन लिया जाता है तो सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन की एंट्री तो की ही जाएगी, लेकिन जैसे ही डिबेंचर्स को सिक्योरिटी के रूप में इशू किया जाता है वहां पर हम एक नया अकाउंट खोलेंगे, दैट इज द डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट इज अ सिंपली टेम्परेरी अकाउंट। इस टेम्परेरी अकाउंट को इसीलिए ओपन किया जाता है क्योंकि हमने डिबेंचर्स को समपार्श्विक प्रतिभूति या कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखा है, और इन सिक्योरिटी के रूप में रखे हुए डिबेंचर्स के संबंध में हम एक डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम लोन का रीपेमेंट कर देंगे वैसे ही इस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा।
तो ये एक टेम्पररी अकाउंट हमने क्रिएट किया है फॉर द पीरियड ऑफ द लोन। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर हमारी एक लाइबिलिटी है इसलिए इसे क्रेडिट में दिखाया गया है, और डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट हमने इसके कोऑर्डिनेशन में एक अकाउंट लिया है जो कि है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, इसे डेबिट करके हमने दिखाया है। नाउ नेक्स्ट, जब हम लोन का भुगतान कर देते हैं एक निश्चित समय के बाद लोन का भुगतान हो जाएगा। लोन का भुगतान हो जाता है तो उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम इस एंट्री का रिवर्स दे देंगे ताकि ये अकाउंट खत्म हो जाए, जो कि है डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो देखिएगा यहाँ पर हमने एक रिवर्स एंट्री के थ्रू ऊपर खोले गए अकाउंट्स को, जब हमने लोन लिया था ये अकाउंट्स हमने खोले थे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट और डिबेंचर अकाउंट, अब हमने लोन खत्म कर दिया है, रीपेमेंट हो चुका है। अब बैंक हमारे डिबेंचर्स को हमें वापस दे देगा। ऐसी कंडीशन में डिबेंचर्स हमारे पास आ गए, नाउ किसी तरह की कोई लाइबिलिटी हमारे ऊपर नहीं है, दैट्स वाई वी आर कैंसलिंग द लाइबिलिटी ऑफ डिबेंचर जो कि हमने लोन लेते समय खोला था और जो कि सोन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाई जा रही है। जब लोन का भुगतान हो गया तो हमने डिबेंचर्स को रिवर्स एंट्री के थ्रू डेबिट कर दिया, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और उसी तरह से जो एक टेम्पररी अकाउंट हमने खोला था डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, इस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करके हमने डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट के डेबिट बैलेंस को कैंसिल कर दिया है। तो इस तरह से ये एंट्रीज एट द टाइम ऑफ depositing debentures as the collateral security and at the time of the repayment of the loan, ये की जाएगी दो एंट्रीज जो मैंने आपके सामने रखी है। तो गाइज ये जर्नल एंट्रीज के साथ हमने एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपको बताया है कि डिबेंचर्स को यदि कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है तो किस तरह से जर्नल एंट्रीज की जाएंगी, किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा। इसके न्यूमेरिकल पोर्शन पर हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे, तो जरूर से हमारे अगले वीडियो को देखें और हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।